एवरीवन हेलो एवरीवन वेलकम टू अबीपीडिया। माय नेम इज़ अंकुर शर्मा। आज हम अकाउंटेंसी में करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट। हमने देखो अकाउंटिंग साइकिल सीखा था। अकाउंटिंग साइकिल में क्या सीखा था हमने? जर्नल से लेजर बनता है, लेजर्स के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस से बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपका जो है पहली चीज़ होती है ट्रेडिंग अकाउंट बनता है नॉर्मली, है ना। ज़्यादातर ट्रेडिंग फर्म्स होती हैं क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के बाद बैलेंस शीट बनती है और आपकी अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो जाती है। मतलब एक साल में कोई भी कंपनी जो है वो इसी तरह से जर्नल लेजर, मतलब यही एक अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम का ये एक बेस है। और एक साल कंप्लीट होने का मतलब 1 ईयर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नटशेल हो जाती है और यहाँ पे क्लोज हो जाती है। इसके बाद जो भी चीज़ें आपको नेक्स्ट ईयर्स में काम आएंगी, बच गई हैं, कोई पैसे का लेने देने का हिसाब है, वो सब इस बैलेंस शीट में होता है। और नेक्स्ट ईयर जब आपकी हम अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं, जब जर्नल वगैरह में एंट्री करते हैं, तो सबसे पहले एंट्री होती है ओपनिंग एंट्री। तो ओपनिंग एंट्री क्या करती है? ओपनिंग एंट्री में लास्ट ईयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, एसेट है, लाइबिलिटी है, वो सब उसमें हम सबसे पहले जर्नल में डालते हैं और उसके बाद फिर वो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाता है। मतलब नेक्स्ट ईयर में जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होंगी वैसे वैसे जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल से लेजर में चली जाएंगी, साल के एंड में फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी। तो ये क्या होता है, बेसिक होता है अकाउंटिंग का। तो कोई भी फर्म, अब आपको ये समझना, जो हम अभी करेंगे, जो हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे, मैंने आपको बोला इसके अंदर आपका ट्रेडिंग भी होता है, पीएनएल भी होता है और कुछ मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स होते हैं, कई बार उसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनता है एडिशनल ट्रेडिंग से पहले। तो ये जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे, ये हम करेंगे सोल प्रोप्राइटर की। मतलब एक लौता ही ओनर है, नॉर्मल फर्म है। कोई भी जो नॉर्मल आपका प्रोप्राइटर है, नॉर्मल कोई फर्म है, चाहे वो छोटा बिजनेस है चाहे वो बड़ा बिजनेस है, तो अगर वो सोल प्रोप्राइटर है तो हम उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं, जैसे जो हम सीखेंगे, मतलब जो हम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद अगर पार्टनरशिप फर्म हो तो बेस यही रहता है, लेकिन कुछ डिफरेंट हो जाती हैं चीज़ें। जैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, ठीक है, और ये आपका एडिशनल हो जाता है, फिर गुडविल की ट्रीटमेंट्स वगैरह आ जाती हैं उसमें। तो बेस यही रहता है, लेकिन थोड़ी सी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। फिर बैंकिंग फर्म्स होती हैं, इंश्योरेंस फर्म्स होती हैं, उनका भी बेस यही रहता है, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स अलग होने की वजह से कुछ अकाउंट्स एक्स्ट्रा बनते हैं। जैसे अब कंपनी की जब आप बैलेंस शीट वगैरह बनाते हो, पीएनएल वगैरह बनाते हो, तो उसमें प्रॉपर स्केड्यूल्स दिए हुए हैं, प्रॉपर हेड्स दिए हुए हैं। बेस यही है, लेकिन वो प्रॉपर हेड्स दिए हुए हैं, आपको वो हेड्स याद करने पड़ते हैं और उसी फॉर्मेट में पूरी अकाउंटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आज थोड़े बेसिक से ही क्वेश्चन रहेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे। फिर एक दो लेक्चर्स हम, एक दो क्लासेस जो है, एक दो एमसीक्यू सेशंस हम और इस पे लगा लेंगे। अब इन्वेंट्री इन ट्रेड इज अ फिक्स्ड एसेट, फिक्टिशियस एसेट, इंटेंजिबल एसेट, करंट एसेट या एसेट है ही नहीं। इन्वेंट्री इन ट्रेड, ये बहुत इजी होना चाहिए, वेरी इजी क्वेश्चन, फटाफट से आपको बता देना चाहिए अभी तक, है ना। फिक्स्ड एसेट है, फिक्टिशियस एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, करंट एसेट है या एसेट है ही नहीं, ये आपको बताना है। तो इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। स्टॉक होती हैं आपकी गुड्स, है ना, जो भी गुड्स मींस जिसका आप बिजनेस कर रहे हो। तो ये आपका क्या होता है? इट इज एन एसेट। और कौन सा एसेट होता है? करंट एसेट होता है, ठीक है। तो करंट एसेट होता है आपका स्टॉक इन ट्रेड या इन्वेंट्री इन ट्रेड। नेक्स्ट हम चलें, ठीक है जी, करंट एसेट, डी आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। इफ प्रॉफिट्स आर 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस, इफ प्रॉफिट्स आर 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट? अब ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मतलब इसको निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो और ये बहुत बार आ जाता है, बहुत जगह पे यूज़ हो जाता है, यहाँ भी यूज़ होता है, कहीं और भी यूज़ हो सकता है, कभी भी यूज़ होता है अकाउंटिंग में इस तरह का क्वेश्चन
किसी भी टाइप के चैप्टर में आ सकता है, किसी भी लेवल की अकाउंटिंग में आ सकता है। तो आपको क्या समझना है, 25%। अब इसके दो तरीके हैं, शॉर्टकट, लॉन्ग कट। शॉर्टकट में अगर आप फॉर्मूला याद कर लोगे तो वो फटाफट से हो जाएगा, नहीं तो लॉन्ग में क्या है, 25%। सेलिंग प्राइस को 100 ले लो आप। सेलिंग प्राइस अगर 100 हो गया तो प्रॉफिट आपका कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस 100 है तो प्रॉफिट 100 में से ये माइनस कर दो तो 75 जो है आपका क्या हो जाएगा, 75 आपकी कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, 75 अगर आपकी कॉस्ट हो जाएगी तो अब आप परसेंटेज निकाल सकते हो। प्रॉफिट कितना है, 25 रुपीज। कॉस्ट कितनी है आपकी, 75 रुपीज इंटू 100, ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हो। एक तरीका तो ये है ना, x ले लो, 1 ले लो या 100 ले लो। 100 ले लें तो कैलकुलेशंस काफी इजी होते हैं, तो बेसिकली आप 100 लेके करेंगे अगर आपको ऐसे करना है तो। दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका क्या है, इसको निकालना है परसेंटेज को। तो परसेंटेज को कैसे आप चेंज करेंगे, प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट, मतलब 25 अपॉन 100 माइनस 25 आप कर देंगे तो भी आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। देखो अभी क्या आ जाएगा, 25 अपॉन 75, ये सेम आ गया यहां पे। इसको आप सॉल्व कर लो तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में आपका आंसर जो जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 33.33%। तो अगर आप ये याद रख लोगे, अब इसमें ये भी याद रखना, देखो सेलिंग प्राइस से परसेंटेज को कॉस्ट में बदलना है तो यहां पे क्या होगा, माइनस, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, सेलिंग प्राइस से किस में बदल रहे हैं हम, परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे दी हुई है, कॉस्ट पे जाना है तो यहां माइनस हो गया नीचे। ठीक, क्लियर है। या फिर दूसरा तरीका, अगर आप ये भूल जाओ, याद ना रहे कि प्लस करना है माइनस करना है इन केस, तो वेरी इजी, उसको 100 ले लो, सेलिंग प्राइस को 100 ले लो, उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन कर लो। ठीक है जी, तो ये आपकी कैलकुलेशंस देखो ऐसे 100, ये मैंने आपको बता दिया, तो ये आपको एक या ये फॉर्मूला सीधा याद कर लो। ठीक है जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टर्म फिक्स्ड एसेट इंक्लूड्स बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, गुडविल, डेटर। तो इसमें जो फिक्स्ड एसेट टर्म है, इनमें से किस, आपको 5 टर्म्स दी हुई हैं, आपसे पूछा है इनमें से कौन सी टर्म जो है वो फिक्स्ड एसेट में आएगी, ये आपको बताना है। तो फिक्स्ड एसेट में कौन सी टर्म आएगी, बैंक बैलेंस तो करंट होता है, कैश इन हैंड भी करंट एसेट होते हैं, स्टॉक अभी हमने किया ये भी करंट होता है, डेटर्स भी करंट होते हैं क्योंकि डेटर्स को आप अलाउ करते हो 1-2 महीने का क्रेडिट देते हो कि भैया सेल आज कर दी, 2 महीने बाद दे देना, कुछ दिन बाद दे देना, कुछ मंथ्स बाद दे देना। ईयरली तो हम सेल के, मतलब सेल करके ईयरली तो हम वेट, मतलब 2-2 3-3 साल का क्रेडिट तो नहीं देते हैं कि 3 साल बाद पैसे दे देना जी, कोई बात नहीं। तो नॉर्मली डेटर भी क्या होते हैं, करंट होते हैं। तो बचा आपका गुडविल। गुडविल आपका फिक्स्ड एसेट है, और कौन सा फिक्स्ड एसेट है, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, विच यू कैन ओनली फील, उसको टच नहीं कर सकते, उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। फिजिकली यू कांट शो कि मेरी गुडविल यहां पे पड़ी हुई है, इट इज रेपुटेशन, और वो पेपर्स में होती है, पेपर्स में कैलकुलेट की जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अब फिर से आपका क्वेश्चन आ गया, गुड्स कॉस्टिंग जो हमने फॉर्मूला किया था उसका यूज करने का टाइम नहीं, अच्छा सॉरी, ये तो इंश्योरेंस वाला है। तो अब इंश्योरेंस वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं, बहुत बार आपने जर्नल में भी किया होगा। गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख, गुड कॉस्टिंग 2 लाख वर डैमेज्ड by the fire and insurance company paid 90% of the claim, पे कर दिया इंश्योरेंस कंपनी, तो प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डेबिटेड विद, ये बताना है। 3 अकाउंट बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो आपको बोला है 2 लाख की गुड्स जो है डिस्ट्रॉय हो गई थी फायर में। ठीक है जी, 2 लाख की गुड्स जो है वो फायर में डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब
आपको ये बताना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट डेबिट होगा। तो पहले आपको ये समझना है, एक तो ये 2 लाख जो है वो फुल अमाउंट है। फुल अमाउंट मतलब गुड्स तो जली गई हैं, तो ये हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे। अब ट्रेडिंग अकाउंट में डालने के दो तरीके हैं, या तो क्या करो आप परचेजेस में से लेस कर दो, या दूसरा क्या है कि बाय साइड पे डाल दो, जहां सेल्स होती है और क्लोजिंग स्टॉक होती है उसके बीच में डाल दो। ठीक है, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक के बीच में आप डाल दो ये पूरा अमाउंट, क्योंकि गुड्स तो चले ही गए, जली गए। अब उसमें से जो क्लेम मिल गया है, वो तो पैसे मिल गए हैं, तो उसका वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा जाएगा? आपका नुकसान हो गया, जो आपका लॉस हो गया इस केस में। तो लॉस कितना है? 10% का आपका लॉस है, 90% मिल गया, और 10% जो है वो क्या है? आपका फायदा है। तो ये जो 10% है ये आप कहां लिखेंगे? ये 10% जो है बनेगा 20,000। ये आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में और डालेंगे डेबिट में। ठीक है जी। और क्योंकि पैसा मिल गया है तो फिर वो कैश या बैंक में ऐड हो जाएगा। बट नॉर्मली जो एंट्री आती है वो क्या आती है? पेड क्लेम की जगह आती है एडमिटेड द क्लेम। एडमिटेड मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने मान लिया कि 90% मिल जाएगा, 90% आपको मिल जाएगा और 10% नहीं मिलेगा। ठीक है, 10% भी हम नहीं देंगे क्लेम, आपका जितना क्लेम है उसमें से 90% हम दे देंगे। तो इन दैट केस हम इंश्योरेंस कंपनी को एसेट बनाकर उसके आगे 1,80,000 डाल देते हैं। अब यहां पे तो पेमेंट मिल गई है तो बैंक में चली जाएगी, या क्योंकि नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी कैश आजकल देती नहीं है तो बैंक में चली जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपकी पूरी ट्रीटमेंट रहेगी इसकी। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाएगा? डेबिट में 20,000 जाएगा, जितना नुकसान हो गया। आई होप इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट अगर हम करें क्वेश्चन, हाउ इज एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में जाएगा, पीएनएल में जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, और क्या जाएगा? एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आपको पहले तो ये मालूम होना चाहिए एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हमने, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, इस पे हमने काफ़ी सारे, आई थिंक 2 या 3 तो मिनिमम जो है इस पे लेक्चर्स किए थे, जब हमने क्वेश्चंस किए थे एमसीक्यूज इसके रिगार्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, बहुत सारे एग्जांपल्स थे, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है तो एक बार उनको आप दोबारा देख सकते हैं। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट लॉन्ग ईयर्स में मिलता है। जैसे हमने नॉर्मली लेते हैं एसेट खरीद लिया कोई, तो प्लांट एंड मशीनरी आपने खरीद ली 20 लाख रुपीस की। ठीक है, तो ये एक आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। ठीक है, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो ये 20 लाख तो जाएगा बैलेंस शीट में, पर एक्सपायर्ड पोर्शन का मतलब ये है आप मशीन को यूज करके, आप मशीन को यूज करोगे तो हर साल उसकी यूसेज होगी, है ना, हर साल उसकी वैल्यू गिरेगी। मशीन में डेप्रिसिएशन लगाते हैं ना हम, तो डेप्रिसिएशन को आप क्या बोल सकते हो इस केस में? यूज्ड पोर्शन या एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर 10% डेप्रिसिएशन है, 10% आपकी डेप्रिसिएशन है, तो जो 20,000 रुपीज जो आपको पता ना पीएनएल में डालते हो आप डेप्रिसिएशन, ये तो सबको मालूम होगा, पीएनएल में डेबिट करते हैं हम डेप्रिसिएशन को, तो वो जो 20,000 आप पीएनएल में डालते हो दैट इज एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे ही आप प्रीपेड एक्सपेंसेस में भी क्या करते हो? हर साल प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो आपका क्या होता है? एसेट होता है। नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस को हम तो प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं, सॉरी, आपके फिक्टिशियस एसेट है ना। प्रीपेड एक्सपेंस तो करंट होता है, वो तो उसी साल में यूज हो जाता है। जो आपके फिक्टिशियस एसेट हैं जितने भी, तो फिक्टिशियस एसेट, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कर दिया आपने 10 लाख रुपए का, तो उसको आप 5 साल तक उसका बेनिफिट मिलेगा, तो 5 साल तक आप हर साल 2-2 लाख उसमें से कम करते रहते हो, तो वो 2 लाख जो हर साल आप रिड्यूस करते हो उसको कहते हैं एक्सपायर्ड पोर्शन। एक्सपायर्ड पोर्शन मीन जो उसी साल में यूज हो गया।
तो इन दैट केस आपको मालूम होना चाहिए क्या करेंगे, उसको पीएनएल में डेबिट करेंगे। तो एज एन इनकम तो नहीं शो करते हैं हम, इसको इनकम नहीं होती हमारी, एसेट नहीं शो करते हैं, एक्सपायर्ड पोर्शन को एसेट नहीं शो करते हैं, जो अनएक्सपायर्ड पोर्शन है दैट इज एसेट। ठीक है, फिर लाइबिलिटी भी शो नहीं करते, क्या शो करते हैं, एक्सपेंस शो करते हैं, जो एक्सपायर्ड पोर्शन होता है। प्रीपेड एक्सपेंस में भी अगर हमने कोई एक्सपेंस दिया, जैसे रेंट भी है, तो रेंट जो इस साल का होता है वो हम पीएनएल अकाउंट में डेबिट में डाल देते हैं, और जो बच जाता है उसको बैलेंस शीट में डालते हैं। तो बच जाता है वो, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ही ट्रीट करते हैं। बट मेनली जो हम ज्यादातर जो हमारे सामने आता है वो क्या आता है, एसेट्स के ऊपर जो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, दैट इज एन एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो जितने भी हमारे फिक्टिशियस एसेट होते हैं उनको जो हम 5 ईयर्स में बांट करके थोड़ा थोड़ा कम करते रहते हैं, वो जो कम हो जाता है, यानी कि उसको हम एक्सपेंस, मतलब यूज्ड पोर्शन भी बोल सकते हैं, एक्सपायर्ड पोर्शन भी बोल सकते हैं, एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ दैट इज एन एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस हमेशा वो होता है जो उसी साल यूज हो जाता है, उसका नेक्स्ट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड टू इट, अगर डेफिनेशन वाइज जाना हमने, पर वैसे मैंने आपको समझा दिया। ठीक है जी। अब सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड इन एडवांस बाय अ पब्लिशर शुड बी क्लासिफाइड एज, पब्लिशर है, बुक पब्लिशर है, उसको सब्सक्रिप्शन के पैसे मिल गए एडवांस में। ठीक है, पहले ही सब्सक्रिप्शन ले ली उसने, साल की ले ली, 2 साल के लिए, व्हाट्सएवर, है ना, तो वो उसने ले लिया कि हम, उसका मतलब है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का मतलब अब बंदों ने सब्सक्राइब कर लिया, अब आपको जितने मंथ्स के लिए या जितने ईयर्स के लिए उन्होंने सब्सक्राइब किया उतने ईयर्स तक आपको पब्लिश करके वो जो है मैगजीन है या जो भी आपका पेपर है या कुछ भी है, तो वो आपको उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो अब वो क्या है, एक्रूड एसेट है, एक्रूड लाइबिलिटी है, अनअर्न्ड रेवेन्यू है, प्रीपेड एक्सपेंस है, या रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये समझना आपको। अब देखो ये एक किस्म से क्या है, देखो प्री रिसीव्ड इनकम, बट पॉइंट ये है कि क्वेश्चन में ये एग्जैक्टली कहीं मेंशन नहीं है, तो आपको ये समझना है प्री रिसीव्ड इनकम होती क्या है। प्री रिसीव्ड इनकम होती है इनकम आपने अभी अर्न की नहीं है, पैसे पहले ही ले लिए, मनी आपने पहले ले ली, लेकिन अभी आपको वो इनकम हुई नहीं, मतलब आपने वो कमाई नहीं है। ठीक है, जब ये जैसे ये अक्रूड एसेट है, तो इसमें क्या है कि आपने काम कर दिया है, आपके पैसे बनते हैं मिलने वाले। ठीक है, वर्क हैज बीन डन बट मनी इज येट टू बी रिसीव्ड, पैसे मिलेंगे, तो इसको बोलते हैं अक्रूड एसेट। यहां पे पैसे पहले ही ले लिए तो इट इज एन अनअर्न्ड रेवेन्यू, हमने सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड नहीं की हैं, एडवांस में पैसे ले लिए, तो उसको बोलते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू। तो ये टर्म आपको ध्यान रखनी है। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या है ना, पहले से रिलेटेड, क्योंकि देखो जो भी हम कर रहे हैं नटशेल घूम के आके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डलता है, सारी जर्नल एंट्री से लेजर बन गया, लेजर से बन गया आपका ट्रायल बैलेंस से ये बनना है। तो काफी सारी टर्म्स या काफी सारे क्वेश्चंस जो आपने पहले भी किए हो वो भी इसके साथ इंटर रिलेटेड और कनेक्टेड होते हैं, तो वो आपको समझना है। अब अनअर्न्ड रेवेन्यू तो हो गया हमारा। अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है आपका, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 1,20,000, ग्रॉस लॉस दिया हुआ है 20% ऑफ सेल्स, ग्रॉस लॉस दिया हुआ आपका 20% ऑफ सेल्स। तो आपको क्या बोला है, इफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो क्या निकालना है, सेल्स वुड बी, सेल्स निकालनी है। तो देखो अब इसको ध्यान से देखो, जो हमने कंसेप्ट किया था अभी फॉर्मूलाज वाला, तो उसी के बेसिस पे आपको इसको करना है। बस फर्क ये है कि यहां पे लॉस दिया हुआ है, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। तो लॉस दिया हुआ है, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, तो दो तरीके हैं फिर से करने के। एक तो वो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो वो लग जाएगा, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आप क्या करो, 100 ले लो सेल्स को। अब सेल्स अगर 100 हो गई तो आपकी देखो बहुत इजी रह गया, कॉस्ट क्या होगी, लॉस हुआ है आपका, तो क्या हो जाएगी 100 प्लस 25 हो जाएगी, यानी कि 125 हो गई कॉस्ट।
ठीक है, कॉस्ट होगी आपकी 100 प्लस 25, क्योंकि लॉस है, और लॉस जो है, लॉस के केस में सेल्स में आपका लॉस ऐड होता है तो आपकी कॉस्ट आती है। ये सिंपल सा, बहुत छोटे होते से आप करते आ रहे हो, है ना, कि अगर प्रॉफिट होता है तो आप उसे सीपी में ऐड करते हैं तो आपकी सेल आती है, लेकिन लॉस होता है तो सीपी में से माइनस करते हैं, तो वही फंडा यूज किया है लॉस को, तो सेल आती है ना, वही फंडा यूज किया, सिंपल सा। अब क्या करना है, अब आपको पता है परसेंटेज का, तो 1,20,000 जो दिया हुआ है इनटू क्या करेंगे, इनटू आपका करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कितना आ रहा है आपका 125 आ रहा है ना, तो इनटू 125 अपॉन 100। एक तो ये तरीका है। दूसरा वही शॉर्टकट, कॉस्ट ले लो यहां पे, कॉस्ट के बाद क्या करो, कॉस्ट के बाद हम क्या करेंगे यहां पे, इनटू कॉस्ट इनटू, अब 100 जो लॉस है आपका, 100 अपॉन 100 प्लस लॉस परसेंट लगा दो। ठीक है, तो यहां पे प्लस लगाना है। क्यों लगाना है, प्रॉफिट होता, अगर परसेंटेज मतलब यहां पे प्रॉफिट होता तो माइनस ही लगाते जैसे पहले किया था, लेकिन अब लॉस है तो लॉस में क्या हो जाता है, लॉस में आपको समझना है जो सेल होती है वो कम होती है, सेल प्राइस जो है वो कम होता है और कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, तो वहां से आप याद रख सकते हो कि इसको क्या करना है, यहां पे प्लस करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ओह सॉरी, इसमें मैंने गलत लगा दिया, इसमें आएगा इनटू अपॉन 125 इंटू 100, ऐसे आना था। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, मतलब ऐसे करके निकाल लो, कॉस्ट 125 हो गई, तो ये कॉस्ट है, कॉस्ट को कॉस्ट से डिवाइड करके इंटू, ये यूनिटरी मेथड होता है, इंटू 100 कर दो तो आपकी सेल आ जाएगी। या दूसरा क्या है, ये शॉर्टकट याद रख लो, 100 अपॉन 100 प्लस लॉस लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इस केस में आपको पता होना चाहिए लॉस है तो कॉस्ट से सेल कम आएगी, अगर प्रॉफिट होता तो यहीं पे माइनस प्रॉफिट परसेंट डाल देते। आई होप इट इज क्लियर। बाकी ना समझ आए तो ये 100 लेके तो आप इजीली कर ही सकते हो। आई होप इसमें क्लियर हो गया होगा आपको, सिर्फ लॉस से कंफ्यूज नहीं हो जाना, आपको यही ध्यान रखना है। ये मतलब बहुत जो फॉर्मूला है उसके लिए सिंपल यही याद रखना है, लॉस है, लॉस के केस में कॉस्ट से सेल में जाएंगे तो कॉस्ट जो है वो ज्यादा हो गई, कॉस्ट आपकी ज्यादा होगी तो नीचे क्या लगेगा, 100 प्लस लॉस। अगर प्रॉफिट होता तो इस केस में सेल ज्यादा होती है, तो सेल ज्यादा होती है तो इन दैट केस क्या लगेगा, 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट और ऊपर 100 आएगा दोनों केसेस में। तो ऐसे करके आप शॉर्टकट याद रख सकते हो। नहीं याद रहे तो 100 लेके कर लो, वो तो आसान है, यूनिटरी मेथड लगता है उसमें, 100 लेके कर लो। आई होप इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट, पेड एक्सपेंसेस 30,000, prepaid expenses not paid, prepaid expenses rupees 30,000 are debited to prepaid expense account and credited to dash account while making adjusting entries। अब आपको ये समझना है, एडजस्टिंग एंट्रीज होती है हमारी, हमने किया था जब हम पहले वाले चैप्टर्स कर रहे थे, तो एंट्रीज में इवन आपको समझना है कि जब हमने किया था कि जर्नल प्रॉपर में कौन कौन सी एंट्री जाती है मॉडर्न अकाउंटिंग में, तो जर्नल प्रॉपर में ओपनिंग एंट्रीज जाती हैं, वहीं हमने किया था एडजस्टिंग एंट्रीज जाती हैं, रेक्टिफाइंग एंट्रीज जाती हैं, क्लोजिंग एंट्रीज जाती हैं। तो ये जो प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री होती है ना, ये एडजस्टिंग एंट्री होती है। एडजस्टिंग एंट्री कैसे होती है कि जब आप एक्सपेंस पे करते हो, जैसे मान लो आपने 40,000 जो है वो रेंट पे किया था, तो जब आप रेंट पे करते हो तो सिंपल एंट्री कर देते हो रेंट टू कैश। जब साल एंड होता है तब आप देखते हो कि हमने तो भैया 40 का 40,000 जो है वो कहां डाल दिया है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंसेस की तरह रेंट टू कैश करके सारा। लेकिन इसमें से 30,000 का जो पोर्शन है वो तो अगले साल वाला है,
वो अगले साल भी यूज होना है, वो इस साल का तो है ही नहीं। तो जो अकाउंटिंग का बेसिक रूल है वो कहता है कि जो इस साल से रिलेटेड एक्सपेंस है, जो इस साल से रिलेटेड इनकम है, वो ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है और उसको आप ट्रीट करते हैं। और उसके अलावा जो जो भी कुछ आपका बच जाता है वो सारा का सारा कहां जाएगा, वो नेक्स्ट ईयर जाएगा। तो इन दैट केस आपको एडजस्टिंग एंट्री पास करनी पड़ती है। तो वो एडजस्टिंग एंट्री क्या है इस केस में? प्रीपेड एक्सपेंस तो आपका एसेट है, तो ये तो बता ही दिया डेबिट होगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू एक्सपेंस जाता है। अब टू एक्सपेंस क्यों जाएगा? टू एक्सपेंस क्यों जाएगा? क्योंकि हमने पहले सारा का सारा करंट ईयर का एक्सपेंस, जैसे रेंट शो कर दिया, तो यहां पे क्या जाएगा? प्रीपेड रेंट टू रेंट जाएगा, ताकि, और एंट्री का अमाउंट होगा 30,000। तो अब हमने एडजस्टमेंट कर दी कि जो 40,000 हमने पूरा का पूरा रेंट ट्रीट कर दिया था, उस 40,000 में से 30,000 जो है वो प्रीपेड है, तो ऑटोमेटिकली इस साल 10,000 ही चला जाएगा। तो इसलिए ये एडजस्टिंग एंट्री होती है। हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि जो रेंट हमने पूरा का पूरा 40 का 40,000 हमने इसी साल का दिखा दिया था, तो उसको कैंसिल करने के लिए रेंट जो है वो कहां चला जाता है? क्रेडिट में चला जाता है। तो उससे प्रूव हो जाता है कि अब अगर आप इन दोनों एंट्रीज का नेट इफेक्ट देखोगे तो अपने आप रेंट 10,000 चला गया। देखो 40 माइनस 30, 10,000 रेंट डेबिट हो गया और प्रीपेड एक्सपेंस में 30 चला गया, तो अपने आप उसकी एंट्री हो जाती है। तो इसीलिए हम इसको एडजस्टिंग एंट्री बोलते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? ये। तो इसी एडजस्टिंग एंट्री की वजह से हम जब एडजस्टमेंट करते हैं तो प्रीपेड एक्सपेंस को कैसे ट्रीट करते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस जो होते हैं क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में से क्या कर देते हैं? उनको माइनस कर देते हैं। जहां पे रेंट दिया होता है उसमें से प्रीपेड रेंट माइनस करते हैं और उसको एसेट की तरह शो करते हैं। तो वो इस एडजस्टिंग एंट्री की वजह से ही हम करते हैं। तो अगर हमें जर्नल एंट्री बोल दें तो उसकी जर्नल एंट्री क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। ये कब की जाती है? साल जब एंड हो रहा होता है तब की जाती है। तब हम देखते हैं कि हमने जो है रेंट को, मतलब सारा का सारा रेंट जो है वो क्या कर दिया था, हमने इसी साल में ट्रीट कर दिया। तो प्रीपेड के लिए एडजस्टिंग एंट्री की जाती है और फिर उस एडजस्टिंग एंट्री के अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में की जाती है। जो आपको मालूम नहीं है तो अब मालूम होगी। क्या करते हैं? लेस कर देते हैं रेंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और एसेट में शो कर देते हैं प्रीपेड रेंट। आई होप इट इज क्लियर। अब आपका नेक्स्ट कहां है? ये 9th ही है ना? हाँ जी, ठीक है जी। इफ सेल ऑफ 30,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 20,000 एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस 5 लाख, द ग्रॉस प्रॉफिट इज। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, 3 चीजें दी हुई हैं, बहुत आसान है, फटाफट से कर दो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला हमें मालूम है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? COGS। मालूम है किसी को? क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये होता है कॉग्स का फॉर्मूला। तो जीपी निकालते हैं। अब आप देखो जीपी हम कैसे निकालते हैं। यहां सेल्स होती है, यहां क्लोजिंग स्टॉक होता है, यहां परचेज होती है, ओपनिंग स्टॉक होता है और ओपनिंग स्टॉक के साथ तीसरी चीज डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो इस फॉर्मूले के अंदर 1, 2, 3 और ये 4 आइटम्स तो ऑलरेडी इंक्लूड हो गई। तो बचा क्या? इस सारे को अगर हम सेल्स से माइनस कर दें तो जीपी आ जाएगा। वैसे हम इसको इसमें ऐड करते हैं, फिर ये 3 चीजें माइनस करते हैं तो जीपी आता है, अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो। लेकिन उसी को फॉर्मूले में बनाने चले जाएं तो कॉग्स का फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, मतलब ये 4 चीजें आ गई। तो अब करना क्या है? सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब सारी की सारी जो गुड्स पे खर्चा हो रहा है उसको माइनस कर दो। तो क्या हो गया आपका? सेल्स माइनस कॉग्स कर दो। तो सेल्स आपकी कितनी है? 30,000। कॉग्स आपका कितना है? 30,000 नहीं, सॉरी 30 लाख और 20 लाख। तो अगर आप माइनस कर दोगे
तो 10 लाख आपका आंसर आ जाएगा जीपी। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में कोई काम नहीं होता, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में कोई काम नहीं होता, तो उसका आपको कुछ नहीं करना। अब हम आ जाए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वेजेस एंड सैलरी अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस आर शोन ऑन, बहुत इजी, वेजेस एंड सैलरीज ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो उसको कहां हम शो करते हैं? ट्रायल बैलेंस के अंदर देखो, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसका पहला रूल होता है ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी भी चीजें मेंशन्ड है वो सिर्फ एक बार आएंगी, एक बार, ओनली वंस, चाहे वो फिर ट्रेडिंग में आए, चाहे फिर वो पीएनएल में आए, चाहे वो बैलेंस शीट, ओनली वंस। लेकिन जितनी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो हमेशा उनका कम से कम 2 इंपैक्ट तो पड़ेंगे, मिनिमम 2 इंपैक्ट तो होंगे। क्यों? क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस में चीजें आती हैं वो ऑलरेडी डबल एंट्री सिस्टम से पास करके पहुंचती हैं, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, तो उसमें हर जगह उनकी 2 ट्रीटमेंट्स पहले ही होगी होती, तो इसलिए वो एक बार आती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। लेकिन जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो कभी रिकॉर्ड हुई नहीं होती, तो अब उन्हें रिकॉर्ड करना है, तो इसलिए उनके 2 इंपैक्ट होते हैं डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है, बिकॉज दे हैव नॉट पास थ्रू द प्रोसेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, तो इसलिए 2 इंपैक्ट मिनिमम होंगे। आई होप इट इज क्लियर। तो अब अच्छा पूछा गया वेजेस एंड सैलरी अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, एक बार आएगी वेजेस एंड सैलरीज, तो वेजेस एंड सैलरीज आ रहा है तो कहां जाएगा? डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन सैलरीज एंड वेजेस लिखा होता तो कहां जाता? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वेजेस एंड सैलरीज और वेजेस में यही फर्क है, सैलरीज एंड वेजेस लिखा होता तो वो पीएनएल में जाता है, और अभी कहां जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा, क्योंकि इसमें माना जाता है वेजेस जो है ट्रेडिंग का आइटम होता है, सैलरी जो है वो पीएनएल का आइटम होता है। तो अगर हम वेजेस एंड सैलरीज लिखें तो इसका मतलब होता है वेजेस ज्यादा है, सैलरीज थोड़ी बहुत कभी दे दी थी, तो इसलिए वो कहां होगा? वो फैक्ट्री में होगा वो पोर्शन। तो फैक्ट्री में होगा तो फैक्ट्री से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो डायरेक्ट काउंट होती हैं, और डायरेक्ट जो एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रेडिंग में जाते हैं। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट सेशन में भी हम कुछ और क्वेश्चंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से करेंगे। तो ये अगर आपको अच्छे से आ गया है तो फिर आगे भी आपको आसान लगेगा। एंड और आप ये कह सकते हैं कि अगर आप मतलब ये अभी तो हमने देखो क्या किया, कुछ बेसिक चीज़ें, इनमें से कई चीज़ें आपने पहले भी की होंगी। जो नई चीज़ हमने बेसिकली की वो जो जीपी वाले क्वेश्चंस थे। इन केस अगर आपको वो समझ नहीं आए हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं वैसे कुछ और जो है क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में आपके लिए 1-2 क्वेश्चंस और डाल दूंगा, तो मुझे आप बता देना। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।